हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हम अपनी ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज जिसमें हम वी आर कवरिंग MPPSC मेंस GS पेपर 2 पार्ट बी, जिसमें कि आज से हम एक नई यूनिट जो है दैट इज यूनिट 5। ये हमारी पार्ट बी की लास्ट यूनिट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट बी में 5 यूनिट्स है, राइट? तो हम 4 यूनिट्स पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हम सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट आपकी 5, हम इसे कवर करने वाले हैं। अगर उसके भी हम सब टॉपिक की बात करें तो आज हम पॉपुलेशन और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, या आपसे इस चैप्टर से या इस टॉपिक से आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा आज का लेक्चर रहेगा। दिस लेक्चर इज ऑनगोइंग लेक्चर नंबर 47, जो पूरी सीरीज हमारी चल रही है उसका 47 नंबर का लेक्चर है फॉर यू। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आरसी साहनी। जैसा कि आप सभी को पता है कि फुल ये लेक्चर सीरीज आपकी किस पे स्पेसिफिकली है, दिस इज ओल स्टैटिक 2 और फिर स्टिक 2 आपका MPPSC मेंस। और अगर हम इसके पैटर्न की बात कर ले तो इट इज ऑल इन अ सब्जेक्टिव वे। तभी हम बहुत ज्यादा थ्योरी को कवर करते हैं ताकि आपके पास एट लास्ट वाइल गिविंग द एग्जाम इन द एग्जामिनेशन हॉल आपका एक सेंटेंस फॉर्मेशन, एक आपका पैराग्राफ राइटिंग, कम से कम आपका एक रिटन टेस्ट में आप एक अच्छे से जो है उस पूरे टॉपिक को अच्छे से डेफिनेशन के थ्रू, उसके प्रोज एंड कॉन्स जो भी पूछ रहा है, अगर क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोल रहा है तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करके जो है उसका एक कंक्लूजन लिखना। तो इससे आपका क्या होगा कि एक एनहांस हो सकेगी आंसर राइटिंग स्किल्स। तो इसीलिए हमारी ये पूरी डिस्क्रिप्टिव सीरीज जो है मेंस स्पेसिफिक है और मेंस के पैटर्न पे ही जो है स्टिक आउट है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इन जनरल मेंस में 6 पेपर्स होते हैं, लाइक GS पेपर 1 to GS पेपर 6, राइट? और आवर टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ द नोट्स फ्रॉम GS पेपर 1 से हम किसी भी GS पेपर 6 तक की बात करें, सारे नोट्स, सारी लेक्चर सीरीज बहुत ही क्वालिटी वाले जो है बनाए जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे और जो धीरे धीरे नए स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं दे आर ऑल्सो लाइकिंग इट। एंड मेरी तरफ से अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं दैट इज ऑल कि आप और लोगों को भी ये सलाह दें कि आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन बेसिकली जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस हैं उससे एक तरीके से एक स्टेप और आगे बढ़ के आपके घर पे, आपको कहीं जाके कहीं पे ये नहीं कि दूसरी जगह शिफ्ट होके किराए का कमरा रह के, रेंट पे रह के जो है आपको तैयारी करनी है, वहां पे अपना टिफिन लगाना, बेसिक एमिनिटीज को देखना, इससे अच्छा आप घर पे बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है और उन्हीं स्टूडेंट्स का जो है सपोर्ट भी करता है कि जो बहुत ही ज्यादा अपने घर से जो दूर जाकर जो है तैयारी नहीं कर पाते, कई रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स के, है ना। सो फॉर मेकिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस ईज, इसीलिए हम आज आपके साथ हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। और ये जो पूरी सीरीज है दैट यू ऑल नो बिफोर, क्योंकि मैं हर लेक्चर में बताती हूँ, क्योंकि हर लेक्चर के बाद कुछ ना कुछ एक दो स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि मैम प्रीवियस ईयर्स में तो ये था नहीं। तो बेटा पहले ना आप लोग क्या किया करिए कि सबसे पहले आप लोग 2020 का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको देखिए। इसीलिए मैं हर लेक्चर की जब लेक्चर सीरीज होती है तो इंट्रोडक्शन वाली लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करती, सिर्फ एक रोड मैप बनाती हूँ, वहां पे सिलेबस डिस्कस करती हूँ कि आपका भाई ये सिलेबस में है और हम ऐसे ऐसे गो थ्रू करेंगे सिलेबस को, राइट? तो यही हमारी एक पूरी स्ट्रैटेजी जो है हम किस में बिल्डअप करते हैं, लेक्चर 0 या फिर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। तो आई होप आप यहाँ तक आए हैं, 47th लेक्चर तक अगर आप आ गए हैं तो ऑब्वियसली अगर आपने सिलेबस पार्ट कवर किया होगा, नहीं किया है तो मैं फिर से बोलती हूँ कि इस लेक्चर को पहले पढ़ लीजिए, लेकिन तब भी आप एक बार सिलेबस को भी याद करना, समझना, देखिए कि क्या क्या सिलेबस पूछ रहा है आखिर, है ना। फिर उसके बाद देखिए कि आपका जो 2020 में क्या चेंजेस हुए हैं, पुराने सिलेबस के तौर पे क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। तो बाकी कुछ ऐसा सिर्फ मार्किंग सिस्टम ज्यादा से ज्यादा चेंज हुआ, थोड़ा बहुत जो है आपके कुछ एड ऑन भी हुए हैं और कुछ डिलीट्स भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे डिलीटेड पार्ट है, अगर हमको लगता है कि दे आर रिलेवेंट, दे आर स्टिल रिलेवेंट फॉर आवर मेंस एग्जामिनेशन, तो हम उसको पढ़ाते हैं। लेकिन जो नई चीजें ऐड हुई हैं हम उसको भी पढ़ाते हैं, बिकॉज अल्टीमेट हमें क्या करना है, टारगेट इज टू क्रैक द एग्जाम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये पूरा वैसे सिलेबस है, लेकिन मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो पे आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पार्ट बी में हमारे पास 5 यूनिट्स है। फर्स्ट इज डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, यूनिट 2, यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटल एंड कल्चरल डायमेंशन। एट लास्ट जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, है ना। और उसमें भी आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। फाइन,
दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप इसको खुद से जो है पढ़ सकते हैं। एंड एट लास्ट हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट कोर्स आर अवेलेबल फॉर यू। यू कैन अवेल एनी ऑफ द कोर्स। अगर मैं बात करूं जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल MPPSC मेंस एग्जामिनेशन जो कि स्टूडेंट 2020 में अपीयर होंगे, है ना। इसमें हम पूरा GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक के वीडियो लेक्चर विथ नोट्स आपके जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। द सेम स्पेसिफिक ऐसा ही कोर्स हमारा प्रीलिम्स 2020 भी रन आउट हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट इसको पहले से ही अवेल कर चुके हैं। हम बात करें अपने मॉक टेस्ट सीरीज की, प्रैक्टिस टेस्ट से पेपर्स की, तो हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियस ईयर्स के आंसर राइटिंग डिस्कशंस भी करते हैं। एंड एट लास्ट हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड नॉट टू गो थ्रू आवर वीडियो लेक्चर्स से ज्यादा आपको लगता है कि आपको नोट्स अगर मिल जाए, फुल कवरेज नोट्स मिल जाए आपको GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक, तो हमारी प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन या फिर जो हमारी जो एग्जामिनेशन पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो और ईज हो जाएगा। तो वी ऑल्सो प्रोवाइड आर कंप्लीट नोट्स फ्रॉम GS पेपर 1 टू GS पेपर 6। यू कैन ऑल्सो अवेल दीज कंप्लीट नोट्स। और इन सारे कोर्सेज में अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली यूज माई रेफरल कोड। सो हियर इट इज, दैट इज TRG137, ओके। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टूवर्ड्स कोर्सेज यू कैन डायरेक्टली विजिट टू www.straight0.in। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो यू कैन डायरेक्टली स्विच ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर पे जो है कॉल करके अपने बिफोर अवेलिंग और इनफैक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप इस लेक्चर में इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पॉपुलेशन भाई होती क्या है ना। तो जैसे कि आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि पॉपुलेशन बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि कम्युनिटी जहां पे रह रही है, अपनी बेसिक नीड, अपनी लाइवलीहुड, अपना डे टू डे रूटीन को हैंडल आउट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इन जनरल सेंस। वाइल अगर हमें डिफाइन करने को आ जाए, अगर हम बोले कि आपका जो डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन बोले तो द एरिया वेयर द होल कम्युनिटी रिसाइड्स, चाहे फिर वो नेशन की पॉपुलेशन हो तो एक नेशन में, किसी स्टेट की, सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी कम्युनिटी रिसाइड कर रही है, उनका एक कैलकुलेटिव पार्ट। और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में तो हमारे पूरे अर्थ में, पूरे प्लैनेट में, पूरे वर्ल्ड के सारे देशों को मिला के जो है आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन निकलती है, राइट। सो इन डेमोग्राफिक्स और ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अगर हम पॉपुलेशन से रिगार्डिंग अगर पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ, पॉपुलेशन रिटार्ड हुआ क्या ना, इन सब चीजों से रिलेटेड हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक्स। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अ टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन करेंटली लिविंग। पूरे वर्ल्ड में कितने लोग करेंटली लिव कर रहे हैं, अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, है ना। ऐसे मैंने क्या बताया, नेशन की पॉपुलेशन के लिए क्या बोलूंगी, द नेशन पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन करेंटली लिव इन अ पर्टिकुलर नेशन। इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया में कितने लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन बोलेंगे। सो द वर्ल्ड इज फेसिंग मेजर चैलेंजेस ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन सिंस लास्ट मैनी डिकेड। और धीरे धीरे देखा जा रहा है, पुराने 10 साल से अगर हम देखा जाए तो आपका क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस जो कि हम आज ही के लेक्चर में जानेंगे कि क्या चैलेंजेस जो है वर्ल्ड को, इंडिया को, पर्टिकुलर किसी राज्य को जो है फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड टू हैव रीच्ड 9.5 बिलियन अराउंड अप्रैल 2019 का ये डेटा है, जिसमें 9.5 बिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड इतना पॉपुलेशन हो चुका है। क्यों ज्यादा पॉपुलेशन होगी, हमें रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, चाहे फिर वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो लाइक हवा, पानी, खाना, या फिर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो लाइक आपकी पहली चीज तो कोई को, किसी इंसान को रहना है तो उसको क्या करना है, नौकरी करना है, तभी तो उसे पैसे मिलेंगे या जीवन यापन कर पाएगा। तो आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है इतने सारे लोगों का। तो ये सब आपके बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क होते हैं ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि हम देखेंगे अभी। सो इन वेरियस पार्ट ऑफ द ग्लोब देयर आर अनपैरेलल्ड रैपिड ग्रोथ। हाँ, ये भी बहुत बड़ा पार्ट है कि जैसा कि ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में ही देखा कि हर जगह एक जैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखें तो बिल्कुल एक भी कोई भी डेंसिटी नहीं है, एक भी पर्सन नहीं रह रहा है इस एरिया में, है ना। और वही जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर आपके फैक्टर्स भी होते हैं जिसके कारण से आपकी पॉपुलेशन किसी जगह पे बहुत ज्यादा रहती है और किसी जगह पे बहुत कम रहती है। अगर मैं बात करूं कि हिली रीजन में, तो हिली रीजन में आपके कम घर बने होंगे या कम लोग रहते होंगे एज कम्पेयर टू प्लेन पार्ट, क्योंकि प्लेन पार्ट में एक्सेस करना, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर को ग्रोथ करना, आपकी डे टू
टू डे रूटीन को फॉलो अप करना, मतलब पानी लेने जाना तो सीधे आप जा सकते, आप बिल्कुल पहाड़ों से नीचे उतर के आओ, नीचे उतर के फिर पहाड़ों पे चढ़ो, तो दिस इज वेरी हार्ड गोइंग टास्क, राइट। तो इसीलिए जो आपका बेसिकली जहाँ पे आपके लिए फिजिबल होता है, आपके लिए चीजें इजीली एक्सेसिबल होती है ना, वहां पे आपका डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पर्सली रिलेटेड एरिया, लाइक मैंने जैसे हिली बोला, या कई बार कई बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन होते हैं लाइक ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिक, वहां क्यों नहीं लोग रहते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा जो है एक्सट्रीम वेदर ऑफ कोल्ड होता है ना। तो ये आपके कुछ रीजंस होते हैं जिसको अभी हम देखेंगे भी नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो द इन वेरियस पार्ट ऑफ द ग्लोब देयर इज अनपैरेलल्ड रैपिड डेमोग्राफिक चेंजेस एंड मोस्ट नोटिसेबल एग्जांपल ऑफ दिस चेंजेस वास्ट एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन। और धीरे धीरे इतना ज्यादा अगर रैपिड चेंज होगा तो फिर ये जो कई बार अपन को स्पार्सली रिलेटेड ये जो फ्री स्पेस दिख रही ना, वहां पे भी कोई ना कोई लोग दिखने लगेंगे, है ना, राइट। सो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अ ओवर पॉपुलेशन, क्या कॉजेज हैं। सो द बर्थ रेट इज स्टिल हायर, अभी भी बर्थ रेट जो है आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन डेथ रेट ड्यू टू हमारी इतनी अच्छा हेल्थ में जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, उसकी वजह से हमारे जो एवरेज रेट या एवरेज जो आपकी डेथ रेट ऑफ एजिंग थी वो बढ़ चुकी है ना। तो इस वजह से आपके क्या हुआ, एज्ड पीपल ज्यादा हो गए, और एज्ड पीपल हो चाहे फिर आपके जो अंडर 10 बच्चे हो या छोटे बच्चे हो, लेकिन ओवरऑल तो वो काउंट तो पॉपुलेशन में ही हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट स्टिल उतना ही है या फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है इनफैक्ट। तो इसकी वजह से आपका वन ऑफ द रीजन बिहाइंड एन ओवर पॉपुलेशन। सो वी हैव सक्सेसफुली इन डिक्लाइनिंग द डेथ रेट, बट स्टिल द सेम कैन नॉट बी सेट फॉर द डेथ रेट, क्योंकि बर्थ रेट अभी भी लास्ट डिकेड से तो बढ़ा ही है। द फर्टिलिटी रेट ड्यू टू द पॉपुलेशन पॉलिसी एंड ऑल्सो मेजर्स हैव बीन फॉलोइंग, बट इवन देन इट मस्ट हायर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जो अपना फर्टिलिटी रेट जिसमें हम बोल रहे हैं बर्थ रेट अभी भी बढ़ ही रहा है, तो हमारी इंडिया के स्पेसिफिकली वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं कि हाँ फर्टिलिटी रेट जैसे बोलते हैं ना कि हम दो हमारे दो की, हर एक फैमिली में सिर्फ 2 ही बच्चे ही अच्छे होते हैं, उससे ज्यादा फिर आपकी बहुत सारे हो जाते हैं। तो मतलब इस टाइप से, ताकि वो भी अपना लाइवलीहुड अच्छा, मतलब एक फादर के ऊपर डिपेंड करना या फादर मदर के ऊपर भी डिपेंड करके 7-7 8-8 बच्चे कैसे घर चलाना आज की डेट में, तो इतनी महंगाई में तो बहुत ही ज्यादा टफ टास्क है ना, चैलेंजिंग टास्क है, राइट। सो इसीलिए बोला जा रहा है कि फर्टिलिटी रेट पे वर्ल्ड लेवल पे तो कंट्रोल किया जा सका है, लेकिन अगर पर्टिकुलर हमारे इंडिया की बात करें तो इसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, तो उनको समझाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसलिए हम इंडिया के लेवल पे नहीं बोल सकते कि क्या ट्रेंड चल रहा है फर्टिलिटी रेट का, बट बहुत सारी पॉलिसीज और मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम लिए गए हैं और लिए जाते रहेंगे भी। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वही जो मैं बात करी था कि हिली रीजन में आपके कम लोग दिखने को मिलते हैं या फिर कम लोग रिसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन रीजन। तो फिजिकल फैक्टर्स में आता है ये, लाइक अगर आपका क्लाइमेट एक्सट्रीम है कि मॉडरेट है, बहुत गर्मी हो रही है या बहुत ठंडी हो रही है, तो वहां पे आपको बहुत स्पर्सली बहुत कम लोग दिखेंगे पॉपुलेशन वाइज, या लोग दिखेंगे। और वही चीज आपका मॉडरेट क्लाइमेट है, लाइक इक्वेटोरियल क्लाइमेट है जैसे हमारा इंडिया का है ना, तो मानसूनल क्लाइमेट है, तो उसमें क्या होता है लोग अच्छे काफी मात्रा में दिखते हैं, तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है। ऐसे चराइन की बात की थी, प्लेन है, हिली एरिया है, कि आपका जो है बहुत ही ज्यादा डेजर्टिक एरिया है कि डेजर्ट मिल रहा है, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आपका वाटर, फूड, आपका फॉरेस्ट, ये सब अवेलेबल आपको इजीली हो जाता है कि टफ है टास्क, है ना। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, दीज ऑल कम्स अंडर द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इनफैक्ट आई विल टेल यू कि आप इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी यही ट्रेंड चलता है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यही सारे फैक्टर्स आपके वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी स्पार्सली और डेंसली डिस्ट्रीब्यूशन में जो है आपको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सब अगर हम जैसे बात करें लाइक नॉर्थ इंडियन प्लेन, डेल्टास, कोस्टल प्लेन्स हैव क्लाइमेट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल प्लेन्स, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत रिसाइड करती है, क्योंकि फर्टिलिटी अच्छी है, मतलब एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छी होगी। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीब 60 to 65% आज भी हमारे इंडिया के लोग जो है एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है, आपके लैंड से लिंक्ड अप है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें माउंटेनियस एंड फॉरेस्टेड रीजन ऑफ साउदर्न सेंट्रल इंडियन स्टेट लाइक हिमालयन की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहां पे कम है क्योंकि वहां पे टराइन बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे इरिगेशन एग्रीकल्चर करना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ
कुछ आपके जैसे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी आपका कुछ ना कुछ पॉपुलेशन को डेविएट करने में हेल्प करता है. सो दीज आर द मेजर फिजिकल फैक्टर्स. अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जैसे कि आपको इसमें मैप में भी दिख रहा होगा, जस्ट वेट, आपको इस मैप में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन आ गया, ये अफ्रीका में इक्वेटोरियल रीजन आ गया, ये अपना यूरोपियन और इंडियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट पूरा. तो ये आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो ये बीच में क्या है, ये काफी ज्यादा डेजर्टिक है, तो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट चला जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट बन जाता है यहाँ पे. इसलिए आपको क्या, यहाँ पे जो आपकी मेजर ऑस्ट्रेलिया की सिटीज है लाइक कैनबेरा है ना, तो ये सारे आपके कहाँ पे हैं, ये आपके कोस्टल एरिया वाले में, जो इसके बॉर्डर्ड एरिया है ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे है, राइट. तो इसीलिए क्योंकि एक्सट्रीम वेदर पे कोई भी जो है वहां पे नहीं रहता है, या फिर पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है, नियरली इक्वल्स टू 0 बोलना चाहिए. तो दीज ऑल आर द फिजिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर की, कुछ हिस्टोरिकल टच है, इकोनॉमिकली वायबल है कोई लोकेशन, तो वहां पे भी जो है ह्यूमन सेटलमेंट या पॉपुलेशन सेटलमेंट देखा गया है, देखने को मिलता है. लाइक ट्रेडिशनल सेटलमेंट, एग्रीकल्चर एंड अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड रिजल्टेड इन लार्ज पॉपुलेशन इन रिवर प्लेन्स. जैसे कि देखिए हिंदू घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे इंडस रिवर जो है फ्लो करती थी, राइट. ऐसी कोस्टल एरिया पे, आपका कोस्ट पे तो आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होती है, लैंड बहुत फर्टाइल होती है, तो ये आपके किसमें सोशियो इकोनॉमिक की आपका कम से कम इकोनॉमिकली तो वायबल है ना. कुछ आपके ट्रेडिशनल जो है सेंटिमेंट्स तो सोशली जुड़े हुए हैं ना उस लोकेशन से. तो हिस्टोरिकली भी देखा गया है सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन का पर्टिकुलर किसी रीजन में. सो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैज रिजल्टेड अ लार्ज पॉपुलेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन. और वो पूरा जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर के द्वारा जो प्लेन्स बनाए जाते हैं, इसकी वजह से आपके काफी ज्यादा जो है सेटलमेंट्स आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन में देखने को मिलते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन, जहां पे जो अपन मेट्रो सिटीज की बात करें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा अच्छी है, लोगों को जो है नौकरियां अच्छे से मिल जाती हैं. अर्बनाइज हो गया, लोगों को ये रहता है कि नहीं यार हम अर्बन सिटी में रहेंगे, बड़े शहर में रहेंगे, बड़ी सुख सुविधाएं रहती है. तो ये सब आपके कुछ सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं. इसीलिए आपका ड्यू टू अर्बनाइजेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कारखाने खुलने की वजह से लोग आपके क्या होते हैं, अर्बन सिटीज में डेविएट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, है ना. तो ये भी वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हमें अपने इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या करना है, एक बैलेंस आपका डेवलपमेंट कराना है. तो क्यों अर्बनाइज या फिर इतना ज्यादा अर्बन सिटी कोई और ज्यादा अर्बन करने में क्यों लगे, हम रूरल एरिया को भी तो अर्बन बना सकते हैं या रूरल एरिया को भी तो डेवलप कर सकते हैं. तो इसीलिए आज की डेट में इंडस्ट्रीज को भी जो है गवर्नमेंट रेमिटेंसेज या फिर आपका जो रिबेट्स काइंड ऑफ जो है रिवॉर्ड्स देती रहती है टाइम टू टाइम, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपका अट्रैक्ट ना हो रूरल या फिर बैकवर्ड एरिया में, ताकि जो ये माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम को रोका जा सके, राइट. सो द मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेंट्स कम टू दीज टाउन. ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट कि देखिए अपना इंडिया तो बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ना. तो ये इंडिया का मैप है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब हम कुछ फेजेस देखते हैं कि क्या इंडिया की ग्रोथ ऐसी थी, क्या इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, या कुछ हम इसको फेज्ड मैनर में एक बार इंडिया का ग्रोथ का कैसे इंक्रीमेंट हुआ है ओवरऑल आज की डेट में जो हम खड़े हैं 125 करोड़ देशवासी बन के 130 करोड़ या 1.3, है ना. तो ये कैसे हुआ. सो द रिवर, सबसे पहले हम बात करेंगे 1901 से 1921 तक का रिवर इज द पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. वहां पे इतना ज्यादा ट्रमेंडसली ग्रोथ नहीं देखने को मिला. इवन रिकॉर्डेड अ निगेटिव ग्रोथ, कई बार आपका रिटार्ड में भी देखा गया, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा हेल्थ आपका डेवलप नहीं था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, तो डेथ रेट ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू आपके बर्थ रेट. तो आपको कई बार क्या होता था, निगेटिव ग्रोथ रेट भी देखने को मिला है. बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थी. मेजर कॉज आपका पुअर हेल्थ थी, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, इलिटरेसी थी पीपल में, तो लोगों का क्या हो रहा था, बर्थ रेट तो हाई था ही. उनको ये लगता था जितने बच्चे होंगे, जितने जो है पॉपुलेशन या हम जितना घर को बढ़ा सकते हैं, उससे हमारी वर्किंग हैंड्स बढ़ेंगे, हमें ही बाद में सपोर्ट करेंगे. इनकी कुछ अलग ह्यूमन टेंडेंसी होती थी, इसलिए आपका बर्थ रेट भी हाई था. एंड लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड की जो इनसिक्योरिटी थी, ये सब आपके कुछ मेजर कॉजेस थे किसके, आपके
आपके बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट को हाई बनाने के। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1921 के बाद की टिल आपका 1951 तक की, इसको हम स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे हेल्थ, सैनिटाइजेशन, आपका जो है खुले में शौच ना जाना, आपका जो है सफाई से रहना, इन सब पे ज्यादा फोकस करने लगे। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हो गया, आपका डेथ रेट कम हो गया और स्टिल आपका बर्थ रेट उतना ही था। तो आपका क्या हुआ, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी, क्योंकि आपका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, सेकेंड आपका थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज चल ही रहा था इस समय, है ना। तो इसकी वजह से आपका क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ एंड द क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई, और आपका डेथ रेट भी हाई हो, मतलब लेस हो गया। ओके, तो इसलिए आपका स्टेडी पॉपुलेशन पीरियड जो है देखने को बढ़ा। और आपका 51 से 81 की तो बात करें, यहाँ पर तो एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है। रैपिड फॉल ऑफ द डेथ रेट, बट आपका हाई बर्थ रेट रहा। एनुअल ग्रोथ रेट आपका जो है सिर्फ 2.2% रहा। हाई बर्थ रेट वॉज ड्यू टू बेटर लिविंग कंडीशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल इमिग्रेशन वगैरह, तिब्बत से, बांग्लादेश से, वहां से भी लोग क्या है इंडिया में जॉब्स वगैरह की वजह से, अच्छी लाइवेबिलिटी की वजह से जो है माइग्रेट करते हैं। सो इंडिया ग्रोथ रेट जो है आपकी एक्सप्लोड हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आफ्टर 1981 से, जो अभी का प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है कि स्लोइंग ग्रोथ, मतलब थोड़ा बहुत डाउन है लेकिन ठीक है। डिक्लाइनिंग इन द क्रूड बर्थ रेट, लोगों में थोड़ा सा लोग लिटरेट होने लगे, तो आपका क्रूड बर्थ रेट जो है वो थोड़ा कम हुआ है। ड्यू टू इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिजेस, इम्प्रूव एट फीमेल लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट। सबसे बड़ा काम तो आपका जो क्रूड बर्थ रेट को कम करना है, फीमेल लिटरेसी है ना। बेटर साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू कम्युनिटी, दीज आर द मेजर आपके टास्क रहते हैं, मेजर स्टेप्स रहते हैं टू ग्रोथ रेट हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन। दिस इज व्हाट आर फेस टुवर्ड्स आफ्टर 1981। तो कुछ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेजर प्रॉब्लम है आपकी लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी जॉब क्रिएट करोगे, कुछ ना कुछ लोग तो बेरोजगार रह ही जाएंगे ना। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम एक फेज्ड मैनर में डेवलप करना है इंडिया को, फेज्ड मैनर में पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए कि एटलीस्ट जितना इंडिया हर साल जॉब जनरेट कर पा रहा है उतनी ही पॉपुलेशन रहे। ज्यादा होगी तो लोग क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सर्च ऑफ जॉब में उनका साल भर चला जाएगा। पोवर्टी, गरीबी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, ये पूरी एक विस्कस साइकिल है। मतलब अगर आप पहले एक बार साइकिल, एक ट्रैप है इनफैक्ट बोलूं मैं, तो अगर एक बार आपने अनएम्प्लॉयमेंट की गाड़ी में आ गए, आप साइकिल में आ गए, तो फिर तो ये ट्रैप में गोल गोल घूमते घूमते आप और अंदर ही घुसते जाओगे, बाहर तो नहीं निकल सकते। जैसे अनएम्प्लॉय हुए आप, क्या हुआ, धीरे धीरे गरीबी आ जाएगी, पोवर्टी आ जाएगी, अनइवन माइग्रेशन। आप पोवर्टी की वजह से बहुत गरीब आएगी तो आप क्या करोगे, अर्बन एरिया में या कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करोगे काम के लिए, खुद काम धंधे के लिए। फिर उसकी वजह आप शिफ्ट करोगे बाहर तो क्या होगा, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम। वहां पे एक फेज्ड मैनर में जो है, जैसा उन्होंने सोचा होगा कि इतने लोग रहेंगे, इतना बर्थ रेट है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह से माइग्रेट होके भी आ रहे हैं। तो इस वजह से फिर रीजनल डिस्पैरिटी हो जाएगी कि बिहार से लोग आपके गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र काम ही करने जाते हैं, तो बिहार के लोग जो वहां पे प्रॉपर लोग होंगे, वहां पे सिर्फ एज्ड लोग होंगे या फिर बच्चे होंगे, क्योंकि पेरेंट्स तो सब जॉब करने बाहर चले जाएंगे। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी हो जाएगी। क्राइम रेट बढ़ने लगेगा इतना ज्यादा, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, गरीबी रहेगी, तो लोग एक दूसरे क्या चोरी चकारी, मर्डर, ये सब होने लगेगा सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। और फिर अगर अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा तो आपका धीरे धीरे क्या होता है, एनवायरमेंट भी खराब होता है, क्लाइमेट भी खराब होता है, क्लाइमेट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नदी नाले ये सब खराब होना, आपका एयर पॉल्यूशन होना, ये सारे फैक्टर्स पे देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी विस्कस साइकिल है, इसलिए बोला जाता है कि इस विस्कस साइकिल्स पे घुसने, अपने आप को घुसने से पहले ही बचा ले, नहीं तो ये पूरा आपका एक तरीके से ट्रैप है। दिस इज वन ऑफ द बैड ट्रैप जो कि हमारी हायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को ड्यू टू दीज इतना ज्यादा आपका पॉपुलेशन रेट है, इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक तो एडवर्स इफेक्ट ऑन सेविंग, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की ज्यादा लोग हैं तो लोगों का सेविंग्स कम होता है, क्योंकि आपको सोर्स ऑफ इनकम भी कम है, इंसान खर्चा भी तो करेगा, इंसान डे टू डे लाइफ का अपना जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स है उस पर भी फोकस करेगा, साइड बाय साइड वो सेविंग भी करेगा। लेकिन अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो लोगों को कम पैसों पे भी काम करना रहे पड़ जाता है। कई बार लोगों को रहता है भैया कुछ तो मिले, कुछ नहीं से अच्छा, तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, कम रेट पे भी काम करने पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे इंडिया चाइना में बोला भी जाता है कि वो वेजेस जो है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, वेज है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए जो लोग हैं
मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं, आपको आउटसोर्सिंग कराती है, इंडिया से जो है काम कराती हैं, और उनको मतलब बोलना चाहिए कि 10 टाइम्स जो है कम पैसा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर वो अपने देश में अपने लोगों से जो है काम कराए। अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, स्लो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम होगा, अनड्यूरलाइजेशन ऑफ लेबर, ग्रोइंग प्रेशर ऑन लैंड, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सिडेंस एग्रीकल्चर करने लगोगे छोटे से पैच ऑफ द लैंड, तो फर्टिलिटी सॉइल की खराब हो सकती है। सोशल इम्पैक्ट और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होगी। तो ये भी आपके कुछ इम्पैक्ट हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, इसीलिए बोला जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका कि पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो अगर आपसे पूछता है क्या आपके कॉजेज है, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम्स है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सो इन अ नटशेल अगर आपसे पूछे कि आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, तो हमें इन्हीं सब चीजों में ये जो इम्पैक्ट हो सकते हैं ना, इन्हीं को फर्दर इन फ्यूचर प्रोसेस आपको फोकस करना चाहिए, ताकि ये सब इम्पैक्ट या ये सब प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हमें इन फ्यूचर देखने को, या फिर गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट क्योंकि टाइम टू टाइम पॉलिसीज प्लान्स बनाती है, तो इन सारे फैक्टर्स को भी सोचते हुए अपनी पॉलिसीज प्लान्स को बनाए, है ना, तो ताकि उसको क्या हो, इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, हम पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम दोनों ही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स हेल्थ। तो सबसे पहले तो जानते हैं हम हेल्थ क्या होती है। हेल्थ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर या हम स्वस्थ हैं सब कुछ। हेल्थ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी आती है, मेंटल हेल्थ भी आती है, और सोशल या वेलबींग भी आता है कि कितने अच्छे से आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, या फिर सोशल फिट हो, एंड नॉट मेरिली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मेटी। ये नहीं कि सिर्फ आपको बुखार है, खांसी है, कोई भी बीमारी है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम है। WHO डिफाइन करता है, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट डिफाइन दैट health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Okay, so determinant of the good health like आपका access to various type of health services। आप क्या आपको अगर मान लीजिए खांसी जुकाम है, तो क्या आपके गांव में, कहीं शहर में आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आपके क्लिनिक्स है कि नहीं, इंडिविजुअल लाइफस्टाइल चॉइस, पर्सनल फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। तो ये सारे फैक्टर्स डिटर्मिनेंट करते हैं आपका, डिटरमाइन करते हैं आपका क्या, गुड हेल्थ को। सो एट प्रेजेंट इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स भी जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रोसेस या फिर फैसिलिटीज के थ्रू प्रोवाइड तो करती ही है। सो द नेटवर्क ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एट द प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारा हम जानेंगे इन फ्यूचर भी जब हम और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि गांव विलेज लेवल पे आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, ब्लॉक लेवल पे या टाउन लेवल पे आपके सेकेंडरी होता है, और टर्सरी आपका स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। रन मेनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड फ्री और वेरी लो कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो प्राइवेट तो ठीक है, साइड बाय साइड आपके जो पब्लिक में रहते हैं उसके 3 फेज आपके स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, और उनका मेन टारगेट क्या होता है कि आपको प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर एटलीस्ट इतना कि आप एक्सेसिबल कर पाए इजीली। तो लो कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करना ही इनका टारगेट होता है, राइट। अब कुछ चैलेंजेस जो कि आज की डेट में देखने को मिलते हैं आपके, जो कि फेस करता है आपका इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। क्या चैलेंजेस है, लाइक आपन ने बात किया कि गांव के लेवल पे आपके प्राइमरी सेंटर होता है, सेकेंडरी सेंटर टाउन पे, और डिस्ट्रिक्ट पे आपके टर्सरी या फिर स्टेट लेवल पे आपके टर्सरी सेक्टर्स होते हैं। तो आपका जो नींव है ना प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, वही काफी ज्यादा वीक होता है। कई जगह पे देखने को मिला प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं होती, सिर्फ कंपाउंडर बैठा होता है, उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक करना आता, या वो दवाई क्या दे पाएगा। तो इसलिए फिर लोगों को तुरंत जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी जांच करानी पड़ती है। सो केयर प्रोवाइडेड इन दीज फैसिलिटीज इज नॉट अप टू द मार्क। तो मतलब इतनी अच्छी प्रोसेस, आपकी इतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कराई जाती है कहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स में, या फिर ज्यादातर हम बोले पब्लिक हॉस्पिटल्स में। लेकिन ये थोड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, अब पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटीज काफी अच्छी देखने को मिलती हैं। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड शॉर्ट फॉल ऑफ स्पेशलिस्ट अक्रॉस कंट्रीज। जैसे हम बोले कि आपका पेशेंट डॉक्टर रेशियो या फिर आपका नर्स पेशेंट रेशियो, ये भी काफी ज्यादा कम होता है। इसलिए अनस्पेशलाइज्ड भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्किल्स मैन पावर या फिर अनस्किल्ड लोग भी आपके इन सेक्टर में, कई बार आपने देखा होगा कि बाबा भी आ जाते हैं झाड़ फूक वाले, हाँ, तो वो लोग क्या है, वो अनस्किल्ड ही तो है हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। उनको थोड़ी ना आता है कि बुखार कैसे ठीक करना है, वो तो
ठीक है, उनका चल रहा है बस धंधा, क्या बोले। लाइक नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विस इन इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक आपकी सर्विसेज भी अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। अर्बन एरिया में सारे डॉक्टर, सारे आपके नर्सेज स्टाफ रहना चाहेगा, आपका रूरल एरिया में कम रहना चाहेगा। उनको लगेगा भैया रूरल में हमको इतनी ज्यादा फैसिलिटी, जब हमने पूरी डिग्री विग्री दिल्ली भोपाल रह के करी है तो हम क्यों जाके किसी गाँव देहात में अपनी पोस्टिंग ले। तो ये सब कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज के भी इश्यूज रहते हैं, और कुछ आपके जो है लोग सोचते हैं अपने अपने दिमाग से फैमिली सेटलमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो अर्बन एरिया में अगर हम फैसिलिटीज देखें तो आपकी ज्यादा होती है, प्रॉफिट भी आपका जो है अर्बन एरिया में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू आपका रूरल एरिया। तो भी एक वन ऑफ द रीजन है ताकि अर्बन एरिया ज्यादा आपके जो है फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो पब्लिक हॉस्पिटल बैड 73% अराउंड है, और इंडिया इवन वेन 69% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन आज की डेट में भी रूरल में डिसाइड करिए, लेकिन 73% आपके जो पब्लिक हॉस्पिटल से रिलेटेड बेड्स वगैरह वो कहाँ है, अर्बन एरिया में। तो लोगों को इनडायरेक्टली भग के कहाँ जाना पड़ेगा, प्राइवेट में ही। सो लार्ज अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर्स, जो प्राइवेट सेक्टर्स भी अंधाधुंध जो उनकी फीस स्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटीज इतनी महंगी है, इसकी वजह से लोग इजीली जो है ये फैसिलिटीज का अवेल नहीं करा पाते हैं, बिकम फर्स्ट पॉइंट। और फिर लोग तब भी ना चाहते हुए भी लोन वोन लेके कर्ज में डूब के भी जो है जाते हैं उपचार कराते हैं, क्योंकि जब इंसान टेंशन में होता है तो एट लास्ट उसे वो टेंशन कम करनी होती है, वो फिर पैसा तो साइडलाइन कर लेता है कि ठीक है पैसा तो कमा लिया जाएगा बाद में भी, राइट। लो पब्लिक स्पेंडिंग, जो आपकी पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स है वहाँ पे गवर्नमेंट का लो पब्लिक स्पेंडिंग अगर हम देखा जाए ओवरऑल अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, तो 1.15%, यूएस में तो 18 से 20% आपका पब्लिक हेल्थ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और भी सारे जगह पे देखे तो 8-10% होता है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1.25% है ना। फ्रेगमेंटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वीक सिस्टम फॉर कलेक्टिंग डेटा, मॉनिटरिंग, ये सब बहुत ज्यादा वीक है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा गैदरिंग करना, पुअर हेल्थ कवरेज, वीक गवर्नेंस है, तो अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सब आपके चैलेंजेस है जो कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को फेस करने पड़ते हैं। अब एक ये हेल्थ पॉलिसी आई थी, आपसे पूछ भी लिया गया था प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आपके जो है मेन टारगेट्स रखे गए हैं, पॉलिसीज और प्लान थी। तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर सेक्टर को उसी से रेगुलेट करती है। तो गवर्नमेंट का ये था कि हम जो है सबसे पहला जो है स्ट्रेंथन करना पब्लिक सेक्टर को, ताकि हम जीडीपी का अराउंड 5% स्पेंड कर सके बाय 2025, जो कि अभी करेक्ट में 1.25% ही है, ठीक है। रिकॉग्नाइज नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन टू कंट्रोल आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है, जो 60% डेथ का कारण भी बनती है इंडिया में। तो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज पे फोकस करना, कोलैबोरेट करना, रेगुलेट करना प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, ताकि अच्छे से अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सके, आपका प्रोडक्टिविटी हाई की जा सके, डेथ रेट को कम किया जा सके, फर्टिलिटी रेट को भी कम किया जा सके, लोगों तक हेल्थ रिलेटेड लिटरेसीज पहुंचाई जा सके। सीक टू इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक बिफोर कि आप बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस हेल्थ प्रॉब्लम में जो है रीच कर जाओ, उससे पहले ही आपकी प्रॉपर टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग होती रहे, डायग्नोसिस होते रहे, है ना। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवोकेट्स 2/3 ऑफ और मोर एलोकेशन ऑफ हेल्थ बजट फॉर प्राइमरी हेल्थ, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका 69% अभी भी कहाँ प्राइमरी लोकेशंस पे भी लोग रिसाइड करते हैं। तो आपका जो है पूरे बजट का अगर हम 5% भी खर्च करें तो 5% का भी आपका 2/3 तो कहाँ पे आपके प्राइमरी हेल्थ केयर्स में ही खर्च होना चाहिए। तो दीज आर द मेन टारगेट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब कुछ आपके एम्स है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल, इंटरसेक्टोरल अप्रोच इन्वॉल्विंग वेरियस मिनिस्ट्रीज का, आपका अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ ना मिलके आप एक फेज्ड मैनर में पूरा एक प्लानिंग करें, प्लॉटिंग करें, आपका प्रायोरिटाइज करना आपके प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स को, मेन स्ट्रीम आयुष जो अपना आयुर्वेद, यूनानी, आयुष, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सबको और ज्यादा फोकस करना एज कम्पेयर टू एलोपैथी। तो ये सब आपके टारगेट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के। लेकिन तब भी कुछ हमारे कंसर्न्स हैं जो कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट को या फिर आपके जो है पॉलिसी मेकर्स को टाइम टू टाइम से सोचना चाहिए, ताकि और ज्यादा हम अच्छा कर सकें क्या अपनी हेल्थ, इंडिया की हेल्थ फैसिलिटीज, राइट। सो इंडिया लीड टू मच टू द स्टेट ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि हमने देखा कि ये प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, टर्शियरी हेल्थ, ये पूरा मेंटेन करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंट्रल अपने तरफ से हाथ खड़े कर देता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल को भी एक फेज्ड मैनर में कोई पॉलिसी
बनाने चाहिए ताकि वो फिर सारे राज्य उसको जो है फॉलो करें, एक सिमेट्री बनती है उससे। वुड रिक्वायर मोर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फंड, मतलब आपको पैसे भी और ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक आपका डॉक्टर, पेशेंट, आपका पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कितना जो है टारगेट होना चाहिए ताकि ईज हो सके लोगों को, डॉक्टर अवेलेबिलिटी, नर्स अवेलेबिलिटी इजीली मिल सके। हेल्थ केयर टारगेट स्पेंडिंग टिल मच लोअर, अभी भी बहुत कम है, इसको स्पेंडिंग ऑन हेल्थ को बढ़ाना चाहिए। इट डज नॉट स्पीक अबाउट बेसिकली, अगर हम बात करें सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जैसे हमने बोला फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो सोशल आपका डिटर्मिनेंट जैसे कि आपके जो आशा वर्कर्स होते हैं उन लोग घर घर जाके आपको सोशली आपको एम्पावर करें, आपको समझाएं, तो ये सारे भी इस पे अपन का कंसर्न है। अभी तक इंडिया में कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनी है जो कि आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स पे भी फोकस करती हो। और एट लास्ट वेरियस प्रोग्रेसिव मेजर्स अंडर ड्राफ्ट, जैसे अपना नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपका 2015 में आया, अभी ये 17 में अपन ने देखा। तो राइट टू हेल्थ जो है, अभी भी हमारा राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इम्पोजिंग हेल्थ सेल्स हैव बीन इग्नोर, जो हेल्थ सेल्स भी लगाएं ताकि जो है आप इस सेक्टर में और ज्यादा फंड्स ला सकते हैं। जैसे कि अपना एजुकेशन सेस लगता है जो कि पर्टिकुलरली एजुकेशन के लिए खर्च होता है, तो ऐसे ही हम टैक्स भी लगा सकते हैं। सेस इज व्हाट, टैक्स ऑन टैक्स, पहले से जो टैक्स लिया है उसके ऊपर टैक्स, राइट। तो जैसे हम अलग से जो है एजुकेशन टैक्स लेते हैं, वैसे ही हम हेल्थ जो सेस भी है एजुकेशन सेस के रिस्पेक्ट में ही ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसर्न्स व्हिच वी हैव टू मोर बी फोकस एंड मोर हैव टू बी अलर्ट टुवर्ड्स आवर हेल्थ सिनेरियो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने काफी अच्छे से पॉपुलेशन और हेल्थ के बारे में समझा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके हेल्थ सिनेरियोज में और क्या कंसर्न्स है, इनको हमें इन फ्यूचर मेंटेन करते हुए चलना है, राइट। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम कल फिर मिलते हैं। फिर कोई भी अगर क्वेरीज आती है यू कैन डायरेक्टली आस्क विद मी एनी टाइम व्हेनेवर यू फील फ्री। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। लेट्स वाइंडिंग इट अप। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।